हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज है 21 फरवरी। तो 21 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं, देश दुनिया में जो भी कुछ हुआ है, उन सभी चीजों के बारे में अच्छे तरीके से बात करेंगे और सभी करंट अफेयर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इस क्लास में मेरे साथ बने रहिएगा। हम लोग इस क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स को समझेंगे। ना केवल करंट अफेयर्स बल्कि स्टैटिक जीके को भी करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हुए चलेंगे, जिससे आप बहुत ही कन्वीनियंट वे में करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके सभी चीजों को समझ पाएंगे। इनफैक्ट हम लोग जीके को भी रिलेट करते हुए चलेंगे, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से सभी करंट अफेयर्स को समझ जाएंगे। तो इस क्लास में आप लोग एंड तक बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट दी क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम लोग करंट अफेयर की बात करते हैं, तो सबसे पहला करंट अफेयर है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी दर क्या है। देखिए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत में जो बेरोजगारी दर है वो 6.4% है। आप बोलेंगे सर, केवल भारत में 6.4% ही बेरोजगारी दर है? ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कह रही है। 15 या फिर 15 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों में भारत में केवल 6.4% ही बेरोजगार है, ये ऐसा मान रही है। अच्छा सर, इसके पहले कितना था? तो अगर हम लोग बात करें इसके सही आंसर की, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये तो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात की राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कह रही है कि पहले बेरोजगारी दर 6.5% था और 6.5% से घटकर ये जो बेरोजगारी दर है वो कितना हो गया है? तो वो बेरोजगारी दर जो है 6.4% हो गया है। और ये जो डेटा है वो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण तक का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के द्वारा जो डेटा जारी की गई है वो अक्टूबर से दिसंबर तक का, यानी अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2024 तक का डेटा है। अगर हम लोग कहें कि ये 2025 का डेटा है क्या, नहीं है, दिसंबर 2024 तक का डेटा है, जिसमें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कह रही है कि भारत में जो बेरोजगारी दर है यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.4% का है, जो कि 15 वर्ष या फिर 15 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों का है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी दर है, वो शहरों में है, जो कि है कितना? तो 8.1%। क्लियर, समझ में आ गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के बारे में कई बार पूछा जाता है, यानी नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना है वो 1950 में किया गया था। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ ले कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का स्थापना कब किया गया था, तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना 1950 में की गई थी। इस चीज को भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? या फिर हम लोग बात करें कि 2025 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को कौन सा देश लीड कर रहा है, या फिर हम लोग कौन से देश में हेल्ड हो रहा है, कौन से देश में इसका आयोजन हो रहा है? तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अगर हम लोग बात करें 2025 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, तो वो शुरू हो चुका है और 2025 का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है। कहां पे हो रहा है? पाकिस्तान में हो रहा है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। आइए इसके बारे में कुछ और तथ्यों के बारे में बात करते हैं। 2025 का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान में किया जा रहा है, जिसका आयोजन 19 फरवरी से ये शुरू किया गया है और 9 मार्च तक इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। यानी अगर हम लोग बात करें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, तो 19 फरवरी से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुआ है और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान में 9 मार्च तक किया जाएगा, यानी 9 मार्च को इसका फाइनल मैच होगा। ठीक है, अगर हम लोग टीम्स की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये टोटल 8 टीम्स हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कितने टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ने टोटल 8 टीम, ग्रुप ए और ग्रुप बी, जिसमें आप ग्रुप ए में देखेंगे बांग्लादेश, इंडिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। वहीं अगर हम लोग ग्रुप बी की बात करें तो आप देख सकते हैं अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। तो ये टोटल 8 टीम है जो कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट की है। तो आप देख सकते हैं सभी चीजों को बहुत अच्छे से।
अगर आईसीसी की हम लोग बात करें तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और कई बार जो है वो आईसीसी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कि आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो आईसीसी का फुल फॉर्म है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। कई और सारी डिटेल्स हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में भी बात की गई है, कब से शुरू हुआ है, कब तक चलेगा, तो कई सारे चीजों के बारे में दी जा रही है। इनफैक्ट ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो कहाँ पे हो रही है, किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो सभी चीजें यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये कुछ इस प्रकार की ट्रॉफी होती है जो कि विजेता को दी जाती है, यानी जो विनर होता है उस टीम को कुछ इस प्रकार की ट्रॉफी जो है वो दी जाती है। यही है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितने वर्ष बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है? यानी अगर हम लोग बात करें सेंट्रल कैबिनेट की, सेंट्रल कैबिनेट कहने का मतलब है मोदी कैबिनेट। ठीक है, अगर किसी स्टेट की बात करें तो उस स्टेट का स्टेट कैबिनेट होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग बात करें झारखंड की, तो झारखंड का अपना झारखंड कैबिनेट है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सेंट्रल कैबिनेट की, तो वो पूरे देश का कैबिनेट। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी सेंट्रल कैबिनेट के द्वारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकाल को कितना, तो इसका सही आंसर होगा 3 साल बढ़ाने का स्वीकृति दिया गया है। ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग 3 साल इसका जो कार्यकाल है वो बढ़ गया है। वो सेम बातें यहाँ पे रिटर्न फॉर्मेट में भी दी हुई है, जिससे आप चीजों को देख पाएंगे कि केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 3 वर्ष बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। और ये आप नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी यानी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, आपके मन में एक और डाउट होगा, सर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग या फिर नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, इसका स्थापना कब किया गया था? 12 अगस्त 1994 यानी 12 अगस्त 1994 में। कब? 12 अगस्त 1994 में क्या किया था? तो इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर? और कोई दिक्कत है बताएंगे? आइए, किस देश में हो रही हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया? ऑपरेशन डेविल हंट ये कहां पे शुरू हुआ है? अगर ऑपरेशन डेविल हंट की बात करें, स्पेशली हिंसा से निपटने के लिए किया गया है, जो भी उपद्रव हैं उनसे निपटने के लिए। उपद्रव, लोग हिंसा मचा रहे हैं, कहीं भी तोड़फोड़ कर रहे हैं, कहीं भी आग जला दे रहे हैं, किसी का दुकान लूट ले रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं देश की संपत्ति खराब हो रही है, फिर देश की संपत्ति जो है वो जा रही है। तो बांग्लादेश सरकार के द्वारा या फिर बांग्लादेश में जो भी हिंसक लोग हैं, जो भी उपद्रवी हैं, जो भी हिंसा हो रही है, उन चीजों से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा, बांग्लादेश। आप देख रहे होंगे कि बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों से ही क्या हो रहा है? बहुत हिंसा हो रही है, बहुत उपद्रवी जो है वहां पे राज कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको पता होगा कि बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर थे शेख हसीना, उसको बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, इतना हिंसा हो गई वहां पे। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, तो इसीलिए बांग्लादेश गवर्नमेंट के द्वारा उस हिंसा को रोकने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट को शुरू किया गया है, ये तो आपको पता ही होगा। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ये जो हिंसा है बांग्लादेश में चल रही है। इनफैक्ट आप देखेंगे शेख हसीना की बात करें तो उनको जो है वो देश भी छोड़ना पड़ा था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको जियो पॉलिटिक्स में पढ़ना है। जियो पॉलिटिक्स अगर आप पढ़ते हैं या फिर इस क्लास को आप कंटिन्यू देखेंगे ना, तो जियो पॉलिटिक्स के बारे में समझेंगे आप। ठीक है, ठीक है, बांग्लादेश के बारे में आपको पता ही है कि झारखंड का पड़ोसी राज्य है। ठीक है, और सॉरी भारत का पड़ोसी राज्य है, और भारत सबसे ज्यादा जो बाउंड्री बनाती है या फिर बाउंड्री शेयर करती है वो बांग्लादेश के साथ ही करती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि भारत किस देश के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करती है, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की कैपिटल कई बार पूछी जाती है, ढाका जो है बांग्लादेश की कैपिटल है। ठीक है, एक्सिस बैंक ने डेटा प्राइवेसी के लिए किसके साथ समझौता किया है? बताएंगे कि एक्सिस बैंक ने
डेटा प्राइवेसी के लिए, देखिए आज का आपका जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसी डेटा प्राइवेसी के लिए एक्सिस बैंक ने प्रीवी के साथ, किसके साथ, प्रीवी के साथ समझौता किया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सिस बैंक ने डेटा प्राइवेसी के लिए प्रीवी के साथ समझौता किया है। ये सेम चीजें यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में दी हुई है जिससे आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर बात करें एक्सिस बैंक की, तो आप लोग एक्सिस बैंक भी पता होगा, प्राइवेट बैंक है। ठीक है, और लगभग कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट जो है प्राइवेट बैंक है। एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, ये सब प्राइवेट में कुछ बड़े बड़े सेक्टर्स की बैंक है। ठीक है, आइए, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा, एक बार क्लास को भी लाइक कर दें दोस्तों। ठीक है, हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो ये सारी कंटेंट आप लोगों के लिए लाई जाती है, तो क्लास को लाइक भी कर दें। किस राज्य सरकार के द्वारा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है वो पॉलिसी शुरू किया गया है। ठीक है, तो ग्लोबल कैपेबिलिटी पॉलिसी सेंटर या फिर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी कौन से गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कौन से स्टेट के द्वारा, बताएंगे कौन से राज्य के द्वारा। अगर हम लोग बात करें जीसीसी पॉलिसी, इसे जीसीसी पॉलिसी कहते हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जीसीसी पॉलिसी। जीसीसी पॉलिसी शुरू की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। अगर आपको बोले कि जीसीसी पॉलिसी कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है या फिर कौन से स्टेट में जीसीसी पॉलिसी शुरू हुई है, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जीसीसी पॉलिसी जो है वो शुरू की गई है। लगभग 50,000 महिलाओं को, 50,000 महिलाओं को क्या करने के लिए, तो उनको उनका जीवन स्तर बेहतर करने के लिए, उनको जीवन जो है लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए जीसीसी पॉलिसी जो है वो शुरू की गई है। कहां पे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें जीसीसी पॉलिसी की, देखिए यहां पे तो सभी चीजें रिटन फॉर्मेट में दी हुई है कि हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा जीसीसी पॉलिसी को शुरू किया गया है। इसके तहत एमएनसी कंपनियों को मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं उनका लाइफ स्टाइल को चेंज किया जाएगा, ये सब चीजें हैं। लेकिन मध्य प्रदेश जो है वो भारत का पहला स्टेट है जिसके द्वारा जीसीसी पॉलिसी शुरू की गई है। तो इस चीज को भी याद रखना है आप लोगों को कि भारत का पहला स्टेट कौन है जिसके द्वारा जीसीसी पॉलिसी शुरू की गई है, तो मध्य प्रदेश भारत का पहला स्टेट है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश बिकम्स फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च जीसीसी पॉलिसी 2025। ठीक है, आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश भारत में, आपको यह है भारत का मैप, इसमें मध्य प्रदेश, आप खैर मैप के बारे में आपको याद ही होगा, इतना तो आप पढ़ते ही होंगे जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल अगर हम लोग बात करें मैप की, तो ये है भारत का, मध्य प्रदेश का मैप। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कैपिटल भोपाल है मध्य प्रदेश का, ये भी याद रखें। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। कौन से राज्य सरकार के द्वारा जी सफल स्कीम को शुरू किया गया, जी सफल स्कीम। अगर हम लोग बात करें जी सफल स्कीम की, तो जी सफल स्कीम शुरू की गई है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, गुजरात सरकार के द्वारा। अब क्या है ये जी सफल स्कीम, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग आंसर की बात करें, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जी सफल स्कीम जो है वो गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। और जी सफल स्कीम का मतलब है गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड्स। ठीक है, अगर हम लोग बात करें जी सफल स्कीम की, तो ये कमजोर परिवारों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड्स, इसका फुल फॉर्म है जी सफल स्कीम। तो आपको याद रखना है जी सफल स्कीम किसके द्वारा, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, गुजरात सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए, किसके द्वारा म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना। अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना, तो ये शुरू की गई है किसके द्वारा, निर्मला सीतारमण जी। कौन है ये महिला, तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, कि ये जो महिला है भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं और पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को संभालती है। तो इस महिला के द्वारा, यानी भारत की फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना को शुरू किया गया है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए या फिर एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने के लिए निर्मला सीतारमण जी के द्वारा
म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना को शुरू किया गया है? क्लियर है? ठीक है, तो ये आप निर्मला सीतारमण जी को देख रहे हैं और इन्हीं के द्वारा म्यूचुअल क्रेडिट जो है वो शुरू किया गया है। ठीक है, आइए, ये कुछ पॉइंट्स है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना के। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेंगे। फिलहाल हम लोग ज्यादा बातें नहीं करेंगे। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पे शुरू हुई है? चेन्नई में शुरू हुई है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पे शुरू हुई है? तो 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू हुई है चेन्नई में। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो ये आज का हमारा पहला क्लास था, इसीलिए ठीक है थोड़ा हम लोग जल्दी क्लास को कवर किए। इनफैक्ट मुझे थोड़ा बाहर भी जाना है, तो इसके बाद जब हम लोग क्लास करेंगे ना, तो इसके बाद हम लोग क्लास को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, एक एक चीजों को पॉइंट टू पॉइंट समझते हुए करेंगे। और इस क्लास से कुछ क्वेश्चंस आपको अगले क्लास में देखने को मिलेंगे, तो इस क्लास के क्वेश्चंस को भी अच्छे से देख लें और जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी करंट अफेयर्स को अच्छे से समझ लें। फिलहाल आज के इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप सभी का इस क्लास को हिस्सा बनने के लिए, इस क्लास को आप लोग इतना प्यार देने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक।